नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं तारा आज फिर हाजिर हूँ राकेश जी की रचना मिस पाल के साथ। जैसा आप जानते ही हैं कि राकेश मोहन जी ने अनगिनत नाटक, कहानी और उपन्यास लिखे हैं। कई पुरस्कारों से नवाजे गए। उनकी कहानियों में मानव हृदय के बारीक से बारीक भाव भी दिखाई देते हैं। तो शुरू करती हूँ आज का कंठ, मिस पाल। वह दूर से दिखाई देता चेहरा मोहरा मिस पाल का ही हो सकता था। फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। बिना शक वो मिस पाल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह उन दिनों कुल्लू में ही कहीं रहती हैं, पर इस तरह अचानक उससे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रहती होंगी। जब वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर रुक गई। वो डाकखाने के बाहर खड़ी पोस्टमास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए थी। बस के रुकने पर न जाने किस बात के लिए पोस्टमास्टर को धन्यवाद देती हुए बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर उसके सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पाल थोड़ा अचकचा गई, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रंजीत, तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली से आ रहा हूँ। अच्छा, मनाली तुम कब से आए हुए हो? 8-10 दिन हुए आया था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? उसके चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है, 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें ये तो पता था कि मैं आजकल कुल्लू में ही हूँ। हाँ, यह तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई, नहीं तो मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट हुई आज जाने के वक्त। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ, मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊंगा, वहां एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और जोर से हॉर्न बजाने लगा। उसने एक बार फिर गुस्से और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम 2 लोगों का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुंचकर करेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम 2-4 दिन यहीं रुको, फिर चले जाना। बस में पहले ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहां से और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं रही थी। उसने दरवाजे से अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। मैंने कंडक्टर से बहुत कहा कि अंदर मेरी वाली जगह खाली है, मिस वहां बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि और सवारी वह नहीं ले सकता। मैं भी उससे बात ही कर रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस में सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर उसकी तरफ देखा। वह इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग गया हो और उसे समझ ना आ रहा हो उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली, तो मैंने ही क्यों ना अपना सामान वहां उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह जरूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक जाऊं ही। मगर मिस पाल से भेंट हुए कुछ ऐसे अजीब ढंग से हुई और कुछ सोचने का इतना कम समय था कि मैं उस बात उस समय सोच भी नहीं सका था। थोड़ा सा भी समय और मिलता तो मैं जरूर कुछ देर के लिए वहां उतर जाता। उतने समय में तो मिस पाल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका था। हालांकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहां सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं, बस घूमती और हवा खाती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि उसका दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागल खाने में भेज रही है।
मिस पाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 रुपए की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिन दिनों उसने रिजाइन किया मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था, मगर उसका नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज्यादातर लोगों से उसका मनमुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहां एक दिन जैसे गिन गिन कर काट रही थी। उसे हर एक से शिकायत थी, वह घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वह कहा करती, इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करते वक्त दम घुटता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस माहौल में उसके दुखी हो रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई न कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मैडम, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ से जोरावर सिंह बात जोड़ देता, आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही हैं। वो इन बातों से बुरी तरह परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी ड्रेस पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते थे। वह शायद अपने मोटापे से बचने के लिए ही बाल छोटे कटवाती थी, बगैर बाजू की कमीजें पहनती थी और बनाव सिंगार से चिढ़ होने पर भी रोज काफी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती थी, मिस पाल, इस नई कमीज का डिजाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पाल को इस तरह की हर बात दिल में चुभ जाती थी। जितनी देर दफ्तर में रहती उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कई घंटे की सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वह सीधी अपने घर जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। शायद दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से ही वह और लोगों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर पास होने की वजह से, या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में एक मैं ही था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैं अपनी बुआ के साथ रहता था और वो मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में वह अपना हाथ भी बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए म्यूजिक और पेंटिंग की प्रैक्टिस करती थी। हम लोग पहुंचते तो उसके कमरे में सितार की आवाज आ रही होती, या वह रंग और कूचिया लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर जब वह इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रही होती तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर 2 तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती थी। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था, उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए खाली पड़ी कुर्सियां ढूंढना एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत ही परेशानी होती। मन करता कि जितनी जल्दी हो जाऊं वहां से उठ जाऊं। मिस पाल अपने कमरे के चारों तरफ खोज कर जाने कहां से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियां निकाल लेती और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहेमियन कॉफी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम दोनों बहनें अपना ज्ञान छिपाने के लिए उनकी प्रशंसा कर देते। मगर कई बार वह हमें बहुत उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी न करती। मेरी बहनें ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर कभी नहीं जाएंगी। मगर मुझे ऐसे अवसर पर उससे ज्यादा सहानुभूति होती। आखिर बार जब मैं उसके यहाँ गया, मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिन अस्पताल में रहकर आया था। मिस पाल उन दिनों रोज अस्पताल में खबर पूछने आती रहती थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पाल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उसके यहाँ गया, उसके एक दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं कभी काफी कमजोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ उठाई थी उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। मिस पाल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वो सुबह से नहाई भी नहीं है। क्या बात है मिस, तबीयत तो ठीक है?
मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों? कोई खास बात हुई क्या? नहीं, खास बात क्या होगी, बात बस इतनी ही है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब ही क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे खराब करके आती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। यह सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं भी एक छोटा सा कमरा लेकर या कॉटेज लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रख कर 50-60 या 100 रुपये में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं जो 500 रुपये कमाती हूँ वो 5 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं ये खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों मैं खामखा दफ्तर आने जाने का भार ढोती रहूं। बाहर रहने में कम से कम अपनी आज़ादी तो होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, मुझे कुछ प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ की गंदगी ना हो और लोग इस तरह छोटी हरकतें न करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का माहौल उजला और साफ है और वह एक मेंढक की तरह गंदे से पानी में नहीं जी रहा। मगर तुम ये कैसे कह सकती हो कि जहां भी तुम जाकर रहोगी वहां हर चीज वैसी ही होगी जैसे तुम चाहती हो? मैं तो समझता हूँ कि इंसान जहां भी चला जाए, अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें उसे अपने आसपास मिलेंगी ही। तुम यहाँ के माहौल से घबरा कर कहीं और जाती हो तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वहां भी तुम्हें ऐसा ही नहीं लगेगा? इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने के बाद तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपने आर्ट और म्यूजिक में ध्यान दो। लोग जैसी बातें करते हैं करने दो। पर उसकी अरुचि फिर भी कम नहीं हुई। तुम नहीं समझते रंजीत, वह बोली। यहाँ ऐसे लोगों के बीच कुछ और दिन रहूंगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते मैं जो तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियां लेकर जाती रही हूँ उसे लेकर भी ये लोग क्या क्या बातें करते रहे हैं। जो लोग अच्छे से अच्छे काम का ऐसा कमीना मतलब लेते हों उनके बीच आदमी रह कैसे सकता है? मैंने ये सब बहुत दिन सह लिया है, अब और मुझसे सहा नहीं जाता। मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊं। बस यही एक बात तय नहीं कर पा रही हूँ कि जाऊं कहाँ। अकेली होने से किसी अनजान जगह जाकर रहते डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं। और बात बीच में ही छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय तो बनाऊं? तुम अभी अस्पताल से निकल कर आए हो और मैं हूं कि अपनी ही बात किए जा रही हूँ। तुम्हें अभी कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। अभी से इस तरह चलना फिरना ठीक नहीं। मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बातों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। मेरा यह भी ख्याल है कि लोग वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना कि तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस नजर से सोचो कि इस बात को रहने दो, उसने मेरी बात बीच में काट दी। मैं इन लोगों से दिल से नफरत करती हूँ। तुम इन्हें इंसान समझते हो? मुझे तो ऐसे लोगों से अपना पिंकी ज्यादा अच्छा लगता है। यह उन सबसे ज्यादा कहीं ज्यादा सभ्य है। पिंकी उसका छोटा सा कुत्ता था। वह कुछ देर उसे गोदी में लिए उसके बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पहले भी कई बार देखा था, वह उस कुत्ते को एक बच्चे की तरह प्यार करती है और उसे खाना खिलाकर बच्चों की तरह ही तौलिए से उसका मुंह पहुंचती है। मैं कुछ देर बाद वहां से उठकर चला तो मिस पाल पिंकी को गोदी में लिए मुझे बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो, वह पिंकी की एक अगली टांग से हिलाते हुए बोली। टाटा टाटा। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो वो रिजाइन कर चुकी थी। वह अपने बारे में लोगों को इतना ही बता कर गई थी कि वह कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही है। बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप जोड़ दी थी। बस व्यास के साथ साथ मोड़ काट रही थी और मेरा मन हो रहा था कि लौटकर रायसन चला जाऊं। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर ऊब गया था और वो पाल थी कि कई महीनों से वहां रहती थी। मैं जानना चाहता था कि वे अकेली यहाँ कैसा महसूस करती हैं और नौकरी छोड़ने के बाद से उसने क्या क्या कुछ कर डाला है। यूँ एक अनजानी जगह पर किसी पुराने परिचित से मिलने और बात करने का भी अपना आकर्षण होता है। बस जब कुल्लू पहुँच कर रुकी तो मैंने अपना सामान वहाँ उतरवा कर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया और रायसन के लिए वापसी की पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाजार में उतार दिया। मैंने वहां एक दुकानदार से पूछा,
कि मिस पाल कहाँ रहती हैं। मिस पाल कौन है भाई? दुकानदार ने अपने पास बैठे युवक से पूछा। वह तो नहीं, वह कटुबली वाली मिस? हाँ हाँ, वही होगी। दुकान में और भी 4-5 लोग थे। उन सबकी आंखें मेरी तरफ घूम गई। मुझे लगा जैसे वे मन ही मन तय करना चाह रहे हों कि कटे बालों वाली मिस के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। चलिए, मैं आपको उसके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर एक युवक ने सड़क पर मेरे साथ चलते हुए मुझसे पूछा। क्यों भाई साहब, यह मिस क्या अकेली ही हैं? या हाँ, अकेली ही हैं। कुछ देर हम लोग चुप रहकर चलते रहे। फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसका क्या उत्तर दूं। पल भर सोचकर मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, उसे वैसे ही जानता हूँ। सड़क से बाईं तरफ थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोग एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे जो बड़े बड़े मुर्गी खानों जैसे लगते थे। लड़का मुझे बताकर कि उनमें से पहला कॉटेज मिस पाल का है, वहां से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से मिस पाल की आवाज सुनाई दी। एक मेहमान है मिस, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाजा धकेल कर खोल लिया और अंदर चला गया। मिस पाल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगा रखा था और उसी तरह 2 तकियों के बीच लेटी थी जैसे दिल्ली में वह अपने तख्त पर लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई किताब रखी थी, रसेल की कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मैं देखकर तय नहीं कर सका कि वह पुस्तक पढ़ रही थी या लेटी हुई सिर्फ छत की तरफ देख रही थी। मुझे देखते ही वह चौंक कर बैठ गई। अरे तुम? हाँ मैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि गया आदमी फिर वापस भी आ सकता है। बहुत अजीब आदमी हो तुम। वापस आना था तो उसी समय क्यों नहीं उतर गए? अरे बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करो जो 7 मील जाकर वापस आया हूं। क्या कह रही हो तुम? शुक्रिया अदा करती अगर तुम उसी समय उतर जाते और मुझे बस में अपनी सीट ले लेने देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहां भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर दिखाई दिया करती थी। हर चीज एक दूसरी चीज की जगह काम में लाई जा रही थी। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी थी, दूसरी पर कुछ रंग बिखरे थे और एक प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थी। बैठो, मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो उठने लगी। ओ, अभी मुझसे बैठने को तो कहा नहीं और चाय के फिर पहले से करने लगी। मुझे बैठने की जगह बता दो और चाय वाय रहने दो। इस वक्त तुम्हारी बोहेमियन चाय पीने का मेरा जरा भी मन नहीं है। तो मत पियो, मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठने की जगह मैं अभी बना देती हूँ। और कपड़े अपने हटाकर उसने एक कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी सी मेज थी, उस पर भी कई चीजें पड़ी थी, कहीं कूहनी रखने तक की जगह नहीं थी। मैंने बैठकर टांगे फैलाने की कोशिश की तो पता चला कपड़ों के ढेर के नीचे मिस पाल ने अपने बनाए खाके रखे हैं। मिस पाल फिर से अपने बिस्तर में तकियों के सहारे बैठ गई थी। गद्दे पर उसने वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा रखा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ करती थी। मेरा उस समय भी मन हुआ कि उस कपड़े को निकालकर फाड़ दूं या कहीं आग में झोंक दूं। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए मेज से दिया सिलाई की डिबिया उठाई, मगर खोलते ही वापस रख दी। डिबिया में सिलाइयों की जगह गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर और डिबिया कहीं दिखाई नहीं दी। दिया सिलाई किचन में होगी, मैं भी लाती हूँ, कहती हुई वो फिर उठी और कमरे से चली गई। मैं उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद हो आई जिस दिन मैं उसके घर लास्ट बार गया था और उसे बातें कर रहा था। पिंकी से टाटा कराने की बात याद आने से मैं हंस दिया। तभी वो दिया सिलाई की डिबिया लिए आ गई। मेरा अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अजीब सा लगा। वह अचानक गंभीर हो गई। किसी ने कुछ पिला विला दिया है क्या? उसने मजाक और शिकायत के स्वर में कहा। मैं अपने इस तरह लौट कर आने की बात पर हंस रहा हूँ और जैसे अपने को ही अपने झूठ का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल की और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाएगी। और तुम्ही ने कहाँ सोचा होगा कि जो आदमी बस में आगे चला गया था वह घंटा भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठा तुमसे बातें कर रहा होगा। और विश्वास करने के लिए मैंने अपने हंसने के कारण की व्याख्या कर दी। मैंने पूछा, तुम्हारा पिंकी कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मिस पाल पहले से भी गंभीर हो गई। मुझे लगा उसका चेहरा अब काफी रूखा लगने लगा है। आंखों में लाली भर रही थी जैसे कई रातों से वह ठीक से सोई ना हो। पिंकी को यहाँ आने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी। उसने अपनी सांस दबाकर कहा। मैंने उसे
कितनी ही गर्म चीज़ें खिलाई, पर वह 2-3 दिन में चलता बना। मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। उससे शिकायत करने लगा कि वह जो अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई, यह उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अब भी लोग मिस पाल की बातें करके हंसते होंगे ना? उसने ऐसे पूछा जैसे वह स्वयं उस मिस पाल से अलग हो, जिसके बारे में वह सवाल पूछ रही थी। पर उसकी आंखों में यह जानने की बहुत उत्सुकता भर रही थी कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। लोगों की बातों को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? मैंने कहा। लोग वैसी बातें इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वह आदमी चला जाता है तो 2-4 दिन में वो भूल जाते हैं कि संसार में उसका कोई अस्तित्व था भी या नहीं। कहते कहते मुझे एहसास हुआ कि मैंने कहकर गलती की है। मिस पाल मुझसे यही सुनना चाहती थी कि लोग अब भी उसके बारे में उसी तरह बातें करते हैं और उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। यह विश्वास उसके लिए अपने आज को ठीक समझने के लिए जरूरी था। हो सकता है तुम्हारे सामने बात ना करते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग दोस्त रहे हैं, नहीं तो वे लोग बात करने से बाज आ सकते हैं। अच्छा था उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे समझा कि मैं झूठ मूठ उसे दिलासा देने की कोशिश कर। हो सकता है बात करते भी हो, पर तुम उन लोगों की बात क्यों सोचती हो? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों का अब अस्तित्व ही नहीं है। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं, उसने मुंह बिचका दिया। मैं उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती थी। आंखों से लग रहा था कि जैसे अब भी उन लोगों को अपने पास देख रही हो और उसे दुख हो कि वह ठीक से उनसे बदला क्यों नहीं ले पा रही। तुम्हें पता है रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफर हो गया? मैंने बात बदल दी। अच्छा, मुझे पता नहीं था, पर उसने उस बारे में और इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं फिर भी उसे रमेश के ट्रांसफर का किस्सा विस्तार से सुनाने लगा। वो हूँ हाँ करती रही, पर यह साफ था कि वह अपने अंदर ही कहीं खो गई। मैं रमेश की बात कह चुका तो कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर वो बोली, देखो मैं तुमसे सच कहती हूँ रंजीत, मुझे वहां उन लोगों के बीच एक एक पल काटना मुश्किल लगता था। मुझे लगता था मैं नरक में रहती हूँ। तुम्हें पता ही है मैं दफ्तर में किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। मैं सुबह मनाली से बिना नाश्ता किए चला था, इसलिए मुझे भूख लग गई थी। मैंने बात को रोटी तक ले जाना ठीक समझा। मैंने उससे पूछा कि उसने खाने की क्या व्यवस्था कर रखी है, खुद बनाती है या कोई नौकर रख रखा है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? वो अब दफ्तर के माहौल से बाहर निकल गई। लगी हो तो उधर मेरे साथ किचन में चलो, जो कुछ बना है उस वक्त तो मैं तुम्हें उसी में से थोड़ा बहुत खिला सकती हूँ। शाम को मैं तुम्हें ठीक से बनाकर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं इस वक्त भी कुछ और चीज़ बना रखती। यहाँ बाजार में तो कुछ मिलता ही नहीं। किसी दिन अच्छी सब्जी मिल जाए तो समझो बड़े भाग्य का दिन है। कोई दिन होता है जिस दिन एक आध अंडा मिल जाता है। शाम को मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। यहाँ की ट्राउट बहुत अच्छी होती है, मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। मुझे खुशी हुई कि मैंने सफलतापूर्वक बात का विषय बदल दिया है। मिस पाल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा, आओ चलकर तुम्हारा रसोई घर तो देख लूं। इस समय मुझे कसकर भूख लगी है, इसलिए जो कुछ भी बना है वह मुझे ट्राउट से अच्छा लगेगा। शाम को मैं जोगिंदर नगर पहुंच जाऊंगा। वो दरवाजे से बाहर निकलती हुई अचानक रुक गई। तुम्हें शाम को जोगिंदर नगर ही पहुंचना है तो लौटकर क्यों आए थे? यह बात तुम गांठ में बांध लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हें पता है इन 3 महीनों में तुम मेरे यहाँ पहले ही मेहमान आए हो। मैं तुम्हें आज कैसे जाने दे सकती हूँ? तुम्हारे साथ कुछ सामान हो तो यहाँ ऐसे ही चले आए थे। मैंने उसे बताया कि मैं अपना सामान हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में छोड़ आया हूँ और उसे कह आया हूँ कि 2 घंटे में मैं लौट आऊँगा। मैं भी पोस्ट मास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूंगी। कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। तुम कम से कम 1 सप्ताह यहाँ रहोगे, समझे? मुझे पता होता कि तुम मनाली में आए हो तो मैं भी कुछ दिन के लिए वहाँ चली आती। आजकल तुम्हें यहाँ, खैर तुम पहले इधर तो आओ, नहीं भूख के मारे ही यहाँ से भाग जाओगे। मैं इस नई स्थिति के लिए तैयार नहीं था। इस संबंध में बात करने की सोचकर मैं उसके साथ रसोई घर में चला गया। रसोई घर में कमरे जितनी अराजकता नहीं थी, शायद इसलिए कि वहां सामान बहुत ही कम था। एक कपड़े की आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी। उस पर सिर्फ नमक का एक डब्बा रखा हुआ था। शायद मिस पाल उस पर बैठकर खाना बनाती थी। खाना बनाने का और सारा सामान एक टूटी हुई मेज पर रखा हुआ था। कुर्सी पर रखा हुआ डब्बा उसने जल्दी से उठाकर मेज पर रख दिया और इस तरह मेरे बैठने के लिए जगह कर दी। फिर उसने जल्दी जल्दी स्टोव जलाया और सब्जी की पतीली उस पर रख दी।
कलछी साफ नहीं थी। उसे साफ करने के लिए बाहर चली गई। लौटकर उसे कलछी को पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला। उसने अपनी कमीज से ही उसे पोंछ लिया और सब्जी को हिलाने लगी। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है, वह झुककर पतीली में देखती हुई बोली। क्या क्या है? वो कलछी से पतीली में टटोल कर देखने लगी। बहुत कुछ है, आलू भी है, बैगन भी है और शायद आधा टिंडा भी है। ये सब्जी मैंने परसों बनाई थी। परसों? मैं ऐसे चौंक गया जैसे मेरा माथा सहसा किसी चीज से टकरा गया हो। वो कलछी चलाती रही। हर रोज तो नहीं बना पाती हूँ, वह बोली। रोज बनाने लगूं तो बस खाना बनाने की ही वो रहूं, और अपने अकेले के लिए रोज बनाने का मन भी तो नहीं करता ना। कई बार तो मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और फिर निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए भी अभी ताज़ा बना दूँ? तो चपातियाँ भी क्या परसों की ही बना रखी हैं? मैं अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ इधर आकर देख लो, खा सकोगे या नहीं? फिर कोने में रखे हुए बैत के संदूक के पास चली गई। मैं भी उसके पास पहुंच गया। उसने संदूक का ढक्कन उठा दिया। संदूक में 25-30 खुश्क चपातियां पड़ी थी। सूख कर उन सब ने कई तरह की आकृतियां धारण कर ली थी। मैं संदूक के पास से आकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे लिए ताज़ा चपातियां बना दूं? वह एक अपराधी की तरह देखती हुई बोली। नहीं नहीं, जो कुछ बना रखा है वही खाएंगे, मैंने कहा। मगर अपनी इस भल मानसाहत के लिए मेरा मन अंदर ही अंदर चिढ़ गया। वो संदूक का ढक्कन बंद करके स्टोव के पास वापस आ गई। सब्जी 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती, वह बोली। बाद में मैं जैम, प्याज और नमक से काम चलाती हूँ। यहाँ आलूचे बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैंने बहुत से आलूचे का जैम बना रखा है। खाकर देखो, अच्छा जैम है। ठहरो, तुम्हें प्लेट दे। वह फिर जल्दी से बाहर चली गई और कमरे से किलो वाली प्लेट खाली करके ले आई। ग्लास में सरसों का तेल रखा है। पानी तो तुम प्याली में ही ले लोगी ना? ट्राउट मछली खाना खाते समय और खाना खा चुकने के बाद भी उसके दिमाग पर ट्राउट मछली की बात ही सवार रही। जैसे भी हो, शाम को वह ट्राउट मछली बनाएगी। उसके हट की वजह से मैंने उससे कह दिया था कि मैं अगले दिन सुबह तक वहां रह जाऊंगा। मिस पाल ने आगे का फैसला अगले दिन पर छोड़ दिया था। उसे शाम के लिए कई और चीज़ों का इंतजाम करना था, क्योंकि ट्राउट मछली आसानी से तो नहीं बन जाती। पहली चीज़ घी चाहिए था। डिब्बे में घी नाम मात्र को ही था। प्याज और मसाला भी घर में नहीं था। मिट्टी का तेल भी चाहिए था। खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकले तो पहले वह मुझे साथ बाजार ले गई। हटवार के पास भी घी नहीं था। उसके लिए मिस पाल ने पोस्टमास्टर से अनुरोध किया कि वे अपने घर से उसे शाम के लिए आधा सेर घी भिजवा दे। अगले दिन कुल्लू से लाकर लौटा देगी। उसने उससे यह भी कहा कि वह अपने घर के थोड़े से फ्रेंच बीन भी उतरवा कर उसे भेज दे, और कोई मछली वाला उधर से गुजरे तो उसके लिए सेर भर ट्राउट ले ले। सब्बरवाल साहब, मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ ना? वह चलने से पहले 7-8 बार उसे धन्यवाद देकर बोली। मगर देखिए, मेरे मेहमान आए हुए हैं और यहाँ ट्राउट के अलावा कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं। देखती हूँ, अगर बाली मुझे मिल जाए तो मैं उससे कहूँगी कि वह मुझे दरिया से एक मछली पकड़ दे। मगर बाली का कोई भरोसा नहीं। आप ज़रूर मेरे लिए ले लीजिएगा। मैंने मिसेस एटिंगटन को भी कहला दिया है। उन्होंने भी ले ली तो मैं आज और कल दोनों दिन बना लूँगी। ध्यान रखिएगा, कई बार मछली वाला आवाज़ नहीं लगाता और ऐसे ही निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू फ़ोन भी करा दिया। अब सड़क पर चलती हुई वह सुबह के नाश्ते की बात करने लगी। रात को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह नाश्ता क्या बनाया जाए? डबल रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें शहद की टोस्ट ही बनाकर खिलाती। अच्छा खैर, देखो। तो ये था मोहन राकेश जी की कहानी मिस पाल का भाग 1। भाग 2 जल्द ही लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।